So we have already talked about what is cryotherapy and what are the physiological effects of cryotherapy. कैरोथेरेपी के अंदर हम एक ऐसी थेरेपी यूज़ करते हैं जिसमें हम आइस को यूज़ करते हैं और वहाँ से फिर बॉडी के एबनॉर्मल टिश्यूज़ को फ्रीज करके उनको रिमूव करवा देते हैं बॉडी से। ये कैंसर ट्रीटमेंट्स के लिए भी यूज़ की जाती है और या फिर कोई भी इंजरी हुई है, इधर वो एक्यूट इंजरी है या सब एक्यूट ट्रॉमा है, उसकी भी पर्पस में यूज़ की जाती है जिसमें स्वेलिंग को रिड्यूस करवाना होता है हमने या फिर इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करवाना होता है। Now we are going to talk about the therapeutic effects of cryotherapy. The therapeutic effects are acute inflammation, control of pain, reduction of spasticity, facilitates muscle contractions, controlling of edema, exercising and stretching. अब थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स में कोल्ड की जो सबसे पहले आती है वो आती है रीसेंट इंजरीज या एक्यूट इंजरीज। इसमें एक्यूट इन्फ्लेमेशन आ जाती हैं। इनका पर्पस क्या होता है? एडिमा रिडक्शन। जब भी कैरोथेरेपी अप्लाई की जाएगी तो उससे क्या होगा कि एडिमा रिडक्शन होगी, दैट इज स्वेलिंग को हम रिड्यूस करवाएंगे इन द एक्यूट इंजरीज। इसमें हमारे पास जो रूल अप्लाई किया जाता है दैट इज द राइसेस रूल। आर स्टैंड्स फॉर रेस्ट, आई इज फॉर एप्लीकेशन ऑफ आइस एंड इमोबिलाइजेशन। एप्लीकेशन ऑफ आइस में क्या होता है कि जब हम आइस को अप्लाई करते हैं ड्यूरिंग द कैरोथेरेपी प्रोसेस तो वैसोकंस्ट्रिक्शन होती है, दैट इज कि हमारे पास जो ब्लड होता है वो टुवर्ड्स द सिस्टमिक सर्कुलेशन मूव करता है इंजरी साइड से। उसके रिजल्ट में क्या होता है कि जो ब्लड फ्लो होता है इन द इंजरी साइड वो रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से इंजरी साइड पे जो विस्कोसिटी होती है ब्लड की वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है और वहाँ पे जो मेटाबॉलिक रेट होता है विद द ब्लड फ्लो वो भी डिक्रीज हो रहा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है वो भी कम हो जाता है एट द इंजरी साइड और जो एडिमा की यानी कि स्वेलिंग कंडीशन होती है वो भी एट द इंजरी साइड रिड्यूस हो जाती है। नाउ वी हैव इमोबिलाइजेशन। इमोबिलाइजेशन में हम क्या करते हैं? we prevent the movement or we prevent range of motion through the splint, through the यानी कि हम स्प्लिंट को यूज करते हैं for holding an injured joint or bone। अब इसका पर्पस क्या होता है कि हमें मूवमेंट को प्रिवेंट करना होता है while the healing, यानी कि इससे क्या होता है कि हम मूवमेंट को प्रिवेंट करते हैं थ्रू यूजिंग द स्प्लिंट और इससे क्या होता है कि हमारे पास जो स्वेलिंग होती है वो क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है। सो इमोबिलाइजेशन भी क्या होता है कि थेरेप्यूटिक इफेक्ट के लिए ज़रूरी होती है। नाउ सी फॉर कंप्रेशन, वी फॉर एलिवेशन, इन दोनों का पर्पस क्या होता है कि स्वेलिंग को रिड्यूस करवाना होता है। इसके अंदर क्या होता है? एलिवेशन के प्रोसेस में जो वीनस रिटर्न होता है वो टुवर्ड्स द सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है, जो ब्लड होता है वो टुवर्ड्स द सिस्टमिक सर्कुलेशन चला जाता है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होता है टुवर्ड्स द इंजरी साइड वो भी रिड्यूस हो जाएगा। दूसरा क्या होगा कि जो एडिमा की कंडीशन है दैट इज स्वेलिंग है वो भी कम हो जाती है एट द इंजरी साइड और वेस्ट जो होता है वो भी रिमूव हो जाता है। द लोअर लिम्ब इज अबव द लेवल ऑफ द पेल्विस। अब इसमें क्या हो रहा होता है कि जो हमारी लोअर एक्सट्रीमिटीज होती हैं वो दोनों इक्वल नहीं होती हैं। लोअर लिम्ब जो होता है वो अबव द पेल्विस साइड एलिवेट कर जाता है इन द प्रोसेस ऑफ एलिवेशन। देन एस स्टैंड्स फॉर द शॉक ट्रीटमेंट एंड इसमें क्या हो रहा होता है? इट इज अ थेरेप्यूटिक डिवाइस दैट वर्क्स बाय डिलीवरिंग एकॉस्टिक वेव्स टू द साइट ऑफ एन इंजरी। तो ये क्या होता है कि एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें हम वेव्स जो है डेप्थ में स्किन के पेनिट्रेट करवाते हैं और उनकी वजह से क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी स्किन की डेप्थ में जा रही होती है और इससे क्या होता है कि हम स्वेलिंग को रिड्यूस करवाते हैं। ये दी कितने टाइम के लिए जारी होती है? मैक्सिमम इसको हम 5 मिनट्स के लिए देते हैं और आफ्टर दैट हम ये शॉक ट्रीटमेंट को स्टॉप कर देते हैं। देन एस स्टैंड्स फॉर सपोर्ट द पार्ट विद स्प्लिंट और फिर इस प्रोसेस में हम स्प्लिंट को भी यूज़ करते हैं क्योंकि स्प्लिंट हमारे पास क्या काम करते हैं? स्प्लिंट हमारे पास जो भी इंजर्ड पार्ट होता है, इधर वो जॉइंट है या बोन है, उसको होल्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है, जिससे हम क्या करते हैं? इमोबिलाइजेशन करवाते हैं और उससे क्या करते हैं कि हम फर्दर हीलिंग देते हैं इंजर्ड साइड को। नाउ वी हैव पेन। पेन में क्या होता है कि स्टिमुलेशन होती है कोल्ड रिसेप्टर्स की बाय अप्लाइंग द आइस इन द कैरोथेरेपी प्रोसेस। उसकी वजह से क्या होता है कि इम्पल्सेस किधर जाती हैं? इम्पल्सेस दोबारा से वापस जाती हैं और पास करती हैं टू द पोस्टीरियर रूट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड
थ्रू द लार्ज डायमीटर नर्व, जिनकी वजह से क्या होता है कि जो पेन इम्पल्सेस आ रही होती है टुवर्ड्स द स्पाइनल कॉर्ड फ्रॉम द इंजर्ड साइड वो ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास जो पेन का लेवल होता है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। रिड्यूस मसल स्पैज्म। अब मसल स्पैज्म क्या है? दैट इज रिस्पॉन्स टू द पेन ड्यूरिंग इंजरी। जब कभी भी इंजरी होती है तो उसके रिस्पॉन्स में क्या होता है? मसल स्पैज्म होता है। इसमें क्या हो रहा होता है कि हमारे पास जो मसल टोन होती है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाती है। दैट इज जो नॉर्मल मसल टोन होती है उससे ज़्यादा उसका जो लेवल होता है वो इंक्रीज कर जाता है, जिसके रिजल्ट में क्या होता है कि जो रेंज ऑफ मोशन होती है लिमिट हो जाती है, हमारी मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है और इसकी वजह से इंजरी जो होती है उसमें फर्दर डैमेज हो रही होती है। अब जब हम आइस अप्लाई करते हैं तो ये इससे जो हमारे पास रेंज ऑफ मोशन रिस्ट्रिक्टेड हुई होती है उसकी वजह से हमें पेन हो रहा होता है और जब हम आइस अप्लाई करते हैं तो हमें पेन रिलीफ मिलता है। अब इसमें जो हम कैरियोथेरेपी दे रहे होते हैं, आइस अप्लाई कर रहे होते हैं, उसे पेन रिलीफ किसके थ्रू मिल रहा होता है? इट डिपेंड्स ऑन द रिड्यूस्ड वेलोसिटी ऑफ नर्व कंडक्शन, डिप्रेस सेंसिटिविटी ऑफ रिसेप्टर्स सच एज मसल स्पिंडल्स। तो ये इन दो चीज़ों के ऊपर हमारे पास ये थेरेपी डिपेंड करती है। मोर मसल्स अवर यूज ऑन इम्बैलेंसेस कैन ऑल्सो बी रिड्यूस थ्रू द यूज ऑफ कोल्ड थेरेपी। तो इम्बैलेंसेस जो मसल्स के अंदर होते हैं इनके लिए भी जो कैरियोथेरेपी होती है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। देन वी हैव मसल स्पेसिसिटी। हमारे पास कैरियोथेरेपी का जो प्रोसेस होता है वो मसल स्पेसिसिटी को भी रिड्यूस करवाता है। अब इसमें क्या होता है कि हमारी जो मसल टोन होती है वो इंक्रीज हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि जो हमारे पास अपर मोटर न्यूरॉन होते हैं दैट आर गामा अपर मोटर न्यूरॉन वो डैमेज हो जाते हैं। द स्मॉल एंटीरियर हॉर्न सेल फ्रॉम द हायर कंट्रोल ऑफ एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम फायर्स एट एन इंक्रीज्ड रेट। एज ए रिजल्ट इंट्राफ्यूसल एंड एक्स्ट्राफ्यूसल मसल फाइबर टोन्स इज इंक्रीज्ड due to hypertonic spastic state that is viscoelasticity। विस्कोइलास्टिसिटी की वजह से क्या होगा कि हमारे पास जो है इंट्राफ्यूसल और एक्स्ट्राफ्यूसल मसल फाइबर्स की जो टोन होती है वो इंक्रीज्ड हो जाती है। The mechanism used by eyes during reducing spasticity is similar to the muscle spasm, जिसमें क्या हो रहा होता है? रिड्यूस वेलोसिटी हो रही होती है नर्व कंडक्शन की, एंड सेकेंड इज द डिप्रेस्ड सेंसिटिविटी ऑफ रिसेप्टर्स सच एज मसल स्पिंडल्स। क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस, ये भी इसमें भी एक थेरेप्यूटिक इफेक्ट होता है कैरियोथेरेपी का, ये भी उसी का ही इफेक्ट है। इसमें क्या हो रहा होता है कि ये पेन रिलीविंग इफेक्ट देता है कैरियोथेरेपी का प्रोसेस। दूसरा क्या होता है? इट कंट्रोल्स सब एक्यूट इन्फ्लेमेटरी चेंजेस। देन क्रोनिक ओ एडिमा एंड जॉइंट डिफ्यूजन्स। अब अगर स्वेलिंग बहुत ज़्यादा स्वेयर हो गई है या फिर जॉइंट डिफ्यूजन्स हैं उसमें क्या करता है कि ये इट डिक्रीजेज द इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड प्रेशर एंड सेकेंडली किसके थ्रू करेगा? वी आर डिक्रीजिंग ब्लड फ्लो, और दूसरा क्या करेगा? इंक्रीज विस्कोसिटी। तो ये ब्लड फ्लो को डिक्रीज कर देगा और विस्कोसिटी को इंक्रीज कर देगा, जिसके थ्रू क्या होगा कि जो इंट्रावास्कुलर फ्लूइड प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। नाउ वी हैव इंडिकेशंस। इंडिकेशंस हमारे पास कौन कौन सी है? पेन रिलीफ, स्पैस्टिसिटी, मसल स्पैज्म, स्वेलिंग, promote repairing, edema control, provide excitatory stimulus when muscles are inhibited. So these are the indications of cryotherapy. Now we have contraindications, जिसमें सबसे पहले psychological conditions आती हैं. The thought of ice terrifies many patients. Their condition is made worse by application of ice. If the therapist cannot persuade or demonstrate to the patient that ice will be beneficial to them, then it might be better not to use it. साइकोलॉजिकल कंडीशंस में क्या होता है कि जो पेशेंट्स होते हैं उनका कॉन्शियस लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, जिसकी वजह से जब आइस अप्लाई की जाती है ड्यूरिंग द कैरियोथेरेपी प्रोसेस तो उनकी जो कंडीशन होती है वो बहुत ज़्यादा वर्स हो जाती है। सो बाय अप्लाइंग कैरियोथेरेपी प्रोसेस उससे पहले क्या होता है कि थेरेपिस्ट को मस्ट बेनिफिशियल जो ट्रीटमेंट है कैरियोथेरेपी की उसके बारे में नो हाउ देना चाहिए पेशेंट्स को, और उनको गाइड करना चाहिए कि इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, यानी कि बेनिफिट्स क्या हैं कैरियोथेरेपी के। जब वो आइस अप्लाई करेगा पेशेंट के ऊपर तो उसको क्या इफेक्ट मिलेगा, यानी कि उसको रिजल्ट क्या मिलेगा।
Then we have cardiac conditions. In patients with recent myocardial infarction, application of cold may cause further drop in blood pressure and further reduce the supply of blood to the heart and may cause collapse of the heart. तो ऐसा भी होता है कि कार्डियक कंडीशंस भी कॉज हो रही होती हैं कैरियोथेरेपी के प्रोसेस में, जिसमें हमारे पास मेन जो कॉज है वो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की है। उसमें क्या होता है कि हमारे पास कभी कभार जब ज़्यादा कोल्ड अप्लाई की जाती है उससे जो ब्लड प्रेशर होता है वो ड्रॉप कर जाता है, और दूसरा क्या होता है कि जो ब्लड सप्लाई होती है टुवर्ड्स द हार्ट वो भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से मोस्टली हमारे पास जो हार्ट डिजीज होती है वो भी कैरियोथेरेपी के प्रोसेस में कॉज होती है। इम्पेयर्ड सेंसेशंस, patients cannot report when they become anesthetic from cold. Tissue damage occurs slightly below temperatures that reduce numbness. We know that कि numbness जो है वो 4 स्टेज है कैरियोथेरेपी की, और एनेस्थेटिक कंडीशन कौन सी होती है जिसमें पेशेंट का कॉन्शियसनेस लेवल बिल्कुल लॉस्ट हो जाता है, उसकी सेंसेशंस भी टोटली लॉस्ट हो जाती हैं। तो पेशेंट जो होता है जब उसके ऊपर कोल्ड अप्लाई की जाती है तो वो बिल्कुल भी उसके बारे में रिपोर्ट नहीं कर सकता, बिल्कुल भी उसके बारे में नहीं गाइड कर सकता ड्यू टू द इम्पेयर्ड सेंसेशंस। Now we have peripheral nerve injury. Blood vessels in the area supplied by peripheral nerve lose their normal response to the cooling. क्यों हो रहा होगा? क्योंकि पेरिफेरल जो नर्व होती है वो डैमेज हो जाती है। If such an area is cooled with ice, the result would be that part will get more cold and take hours to get back to the normal temperature. अब इसमें होता ये है कि अगर इस एरिया को हम बहुत ज़्यादा कोल्ड करते हैं आइस अप्लाई करके कैरियोथेरेपी के प्रोसेस में, तो इसको दोबारा से अपने नॉर्मल टेम्परेचर में आने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इधर उसको ऑर्स भी लग जाते हैं बहुत ज़्यादा उसको अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे आने के लिए फ्रॉम द कोल्ड थेरेपी प्रोसेस। नाउ वी हैव वेजोस्पेस्टिक डिजीज। वेजोस्पेस्टिक डिजीज को हम रेनॉल्ड डिजीज भी कहते हैं। इसमें क्या हो रहा होता है कि जो हमारा ब्लड फ्लो होता है वो डिक्रीज हो जाता है टूवर्ड्स डिफरेंट एरियाज ऑफ द बॉडी इन रिस्पॉन्स टू द कोल्ड। यानी कि जब हम आइस की थेरेपी देते हैं, कैरियोथेरेपी का प्रोसेस करते हैं, तो उसमें जब हम बहुत ज़्यादा कोल्ड अप्लाई करते हैं किसी भी बॉडी पार्ट के ऊपर, कोई भी इंजर्ड पार्ट होता है, तो वहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि ब्लड फ्लो कम हो जाती है। अब इधर वो फिंगर्स में भी हो सकती है, ईयर्स का एरिया भी हो सकता है, टोज, नीज, नोज एटसेट्रा, कोई भी एरिया हो सकता है। मोस्टली जो अफेक्टेड एरिया होता है वो हमारी फिंगर्स होती हैं। ब्लड वेसल स्पाज्म इन दीज एरिया, इसमें क्या हो रहा होता है कि ब्लड वेसल स्पाज्म कॉज होता है। इट एग्जिबिट्स साइकिल्स ऑफ पेलर, cyanosis, rubor and normal color in the hands and feet in response to the cold. तो साइनोसिस हमारे पास क्या होती है, ब्लूइश पर्पल कलर को कहते हैं। जब स्किन के ऊपर वो अपीयर होना शुरू होता है तो दैट कंडीशन इज नॉन एज साइनोसिस। तो इस कंडीशन में जो रेनॉल्ड डिजीज होती है या वेसोस्पैस्टिक डिजीज होती है, इस पे हमारे हैंड्स और फीट पे साइनोसिस होती है। उसके अंदर ब्लूइश पर्पल कलर शो होना शुरू हो जाता है हैंड्स और फीट पे, या फिर अनहेल्दी पेल कलर शो होना शुरू हो जाता है। तो उसमें हमारे पास जो कलर होता है वो नॉर्मल स्किन से बिल्कुल भी मैच नहीं करता, और कलर जो होता है वो इधर ब्लूइश होता है, पर्पल होता है, या फिर पेल कलर अपीयर्ड होता है ऑन द हैंड्स एंड फीट। अब ये क्यों हो रहा होता है, क्योंकि जो हमारी बॉडी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे कोल्ड की तरफ एक्सपोज हो जाती है। इस केस में क्या होता है कि नमनेस, टिंगलिंग या बर्निंग सेंसेशन जो होती है वो हमारी बॉडी पे जहाँ पे कोल्ड अप्लाई की जा रही होती है इन द कैरियोथेरेपी प्रोसेस, वहाँ पे फील की जाती है। हाइपर सेंसिटिविटी टू कोल्ड सच एज रेनॉल्ड्स फिनोमेना, कोल्ड अर्टिकेरिया, क्रायोग्लोबुलिnemia एंड प्रोक्सिमल कोल्ड हीमोग्लोबिन यूरिया। सो दीज ऑल आर द contraindications of karyotherapy in case of hypersensitivity towards cold. आर्टेरियोक्लेरोसिस, कोल्ड एरिथमा, हाई ब्लड प्रेशर, एनीमिया, चिल, स्किन सर्स, ये भी कंट्राइंडिकेशन है कैरियोथेरेपी की। देन वी हैव टेक्निक्स ऑफ एप्लीकेशन, आइस टॉवल्स, आइस पैक्स, इमर्जन, आइस क्यूब मसाज, कोल्ड कंप्रेशन यूनिट। आइस टॉवल में क्या होता है, कॉमन मेथड ऑफ लिटर डेंजर दैट प्रोड्यूस आइस बर्न। आइस पैक के अंदर क्या होता है, क्रश्ड आइस होती है जिसको हम आइस टॉवल में या आइस पैक में प्लेस करते हैं, और फिर उससे हम एक बैग बना के क्या करते हैं कि हम आइसिंग करते हैं, कैरियोथेरेपी देते हैं।
इमर्जन में क्या होता है कि इट इज़ ए टेक्निक इन विच द पार्ट टू बी ट्रीटेड इज इमर्स्ड इन एन आइस सोल्यूशन, और बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं जिनको इमर्स किया जाता है वो हैंड भी हो सकते हैं, फीट भी हो सकती है और एल्बोज भी हो सकते हैं। और ये कहाँ इमर्स्ड होते हैं? इन एन आइस सोल्यूशन। आइस क्यूब मसाज, नो आइस मशीन इज इन्वॉल्व। इसका मेनली बेनिफिट ये है और इसका एडवांटेज यही होता है कि इसमें आइस मशीन यूज ही नहीं होती है। द फ्रीजिंग कंपार्टमेंट ऑफ अ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर इज इनफ। और ये कहाँ यूज किया जाता है? इन वार्ड्स एंड होम। कोल्ड कंप्रेशन यूनिट, ये बेस्ड किस पर है? राइस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, जिसपे हम पेन को रिड्यूस करवाते हैं और स्वेलिंग को रिड्यूस करवाते हैं थ्रू द आइस process. It is used for strains, sprains, pulled muscles and ligaments. So these are the techniques and applications of cryotherapy.